ओके, सो आज मैं और फाइनल जो कुछ प्रॉब्लम्स बचे थे एचपीएससी पीजीटी का वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेवेंथ प्रॉब्लम बच गया था जो कि मैं पिछले वीडियो में मिस कर गया था एक्चुअली। तो ये सेवेंथ प्रॉब्लम देख लेते हैं। सेवेंथ प्रॉब्लम क्या कहता है कि एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसका आपको लाइन्स पर इंच गिवन है 1.3 इंटू 10 to the power 4 लाइन्स पर इंच, और it is illuminated by normal incidence of light source 400 and 630 नैनोमीटर, टू वेवलेंथ्स है और सेकेंड ऑर्डर में डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आपको ये पता करना है कि मतलब कौन कौन से एंगल के लिए मतलब ये सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा आएगा इन दोनों वेवलेंथ का, एंड ऑल्सो एस्टिमेट द लाइन विड्थ ऑफ दिस वेवलेंथ इन सेकेंड ऑर्डर। तो ये दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो ओके, तो पहले तो हमें चाहिए मतलब फॉर्मूला हमें पता है जेड कि डी साइन थीटा इज एम लैम्डा, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें सबको पता है। तो यहाँ पर आपको थीटा निकालना है। एम इज इक्वल टू 2 गिवन है, लैम्डा की जगह आप दो वैल्यू रखोगे तो 2 थीटा आएगा। लैम्डा आपको गिवन है तो आपको बेसिकली डी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 1.3 इंटू 10 to the power 4, 10 to the power 4 लाइन्स पर इंच, 1 इंच के लिए। तो ये इंच को आपको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो आपको इंच में आंसर मिल जाएगा लेकिन वो सही नहीं होगा क्योंकि लैम्डा मतलब मीटर में गिवन है तो आपको वो इंच में कन्वर्ट करना होगा, मतलब कन्वर्शन आपको करना है, ठीक है। तो ये मतलब याद रखने का एक अच्छा तरीका मैं बता सकता हूँ कि आपके सभी के घर में अगर स्केल होगा, सेंटीमीटर स्केल होगा, 15 सेंटीमीटर स्केल होगा, 30 सेंटीमीटर स्केल होगा, तो उसमें आप देखोगे ना, तो एक साइड में सेंटीमीटर लिखा होता है और दूसरे साइड में ना इंच लिखा होता है। तो आप उसको एक बार देख लेना, आपको जिंदगी भर ये याद रखे रहेगा कि ये कैसे कन्वर्शन करना है। आप जो 15 सेंटीमीटर स्केल होता है ना, उसमें आप देखोगे कि 6 इंच गिवन है, मतलब एक साइड में 15 सेंटी 1 2 3 करके 15 गिवन है सेंटीमीटर में, और दूसरे साइड में 1 2 3 करके 6 तक गिवन है। और अगर आप 30 सेंटीमीटर स्केल देखोगे ना, तो उसके एक साइड में आप देखोगे कि 12 इंचेस गिवन है। तो ये आप स्केल एक बार देख लोगे ना, आपके सभी के घर में ये स्केल्स हो गए। तो ये स्केल्स आप देख लेना, आपको ये जिंदगी भर याद रखेगा, मतलब इंच को कैसे मतलब आप सेंटीमीटर में और मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो 1 इंच है ना, तो आपको ये 30/12 कर देना है, तो ये 2.5 सेमी, मतलब 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेमी होता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली तो मतलब है कि 1.3 इंटू 10 to the power 4 जो लाइन्स करेस्पॉन्ड्स टू 2.5 सेंटीमीटर, ओके। सो एक लाइन का कितना विड्थ है, मतलब एक लाइन का मतलब कितना विड्थ है अगर निकालना चाहो तो आप सिंपली यहाँ पर 2.5, और इतने लाइन्स के लिए 2.5 सेमी, तो एक लाइन के लिए 2.5 डिवाइडेड बाई 1.3 इंटू 10 to the power 4, ठीक है। ये सेमी में है, और अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो फाइनली आपको बस 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई करना होगा अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो मैं मीटर में ही कन्वर्ट करता हूँ। वो आपका आएगा ऑलमोस्ट 1.923 समथिंग इंटू 10 to the power -6 मीटर अप्रोक्स, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप एक बार चेक कर लेना। तो आप मान लीजिए कि फर्स्ट लैम्डा इज इक्वल टू फॉर लैम्डा 1 लेट से इज इक्वल टू से 400 नैनोमीटर। आपका थीटा 1 कितना होगा, थीटा 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एम 2 गिवन है, 2। लैम्डा कितना है 400 नैनोमीटर, 400 इंटू 10 to the power -9। और यहाँ पर आपको डी मिल चुका है, दैट इज 1.923 इंटू 10 to the power -6। तो यहाँ से आप थीटा 1 कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, इट इज़ ऑलमोस्ट मतलब मैंने कैलकुलेट करके देखा है, ऑलमोस्ट 4.52 डिग्री इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये आप एक बार चेक कर लेना। और सिमिलरली अब थीटा 2 मतलब जो लैम्डा 2 है, लैम्डा 2 कितना है, लैम्डा 2 है आपका 630 नैनोमीटर, राइट, 630 नैनोमीटर। तो थीटा 2 आपका कितना आएगा, थीटा 2 आएगा साइन इनवर्स आपका 2 इंटू 630 इंटू 10 to the power -9, राइट, डिवाइडेड बाई
वही 1.923 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ अप्रॉक्स 40.93 ऐसा कुछ आ रहा है। आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, और आपका जो लाइन विड्थ है वो कैसे निकलेगा, तो आपको एंगुलर विड्थ पता है, मतलब लैम्डा वन के लिए आपने थीटा वन निकाला और लैम्डा टू के लिए आपने थीटा टू निकाल लिया। ठीक है, तो एंगुलर विड्थ कितना हुआ, एंगुलर विड्थ इज सिंपली थीटा टू माइनस थीटा वन, ये आपका एंगुलर विड्थ है। ठीक है, थीटा टू माइनस थीटा वन। तो लाइन विड्थ जो होगा दैट इज डी इंटू डेल्टा थीटा। ओके, दैट इज का कितना है, डी का वैल्यू आपको पता है, या थीटा टू माइनस थीटा वन को आप एक काम कर सकते हो, डी का वैल्यू पहले लिख देते हैं, दैट इज 1.923 इंटू 10⁻⁻6। एंगुलर विथ ये है आपका एंगुलर विथ। ठीक है, एंगुलर विथ, और थीटा टू आपका 40.93 है, थीटा वन आपका 24.52 है, और ये सब डिग्री में है। तो आप जब लाइन विथ कैलकुलेट करोगे तो आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो दैट इज इंटू पाई बाई 180 करते हैं। ठीक है, क्योंकि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे ये ऑलमोस्ट 5.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ यही इसका आंसर होगा। तो ये ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है कि यूजिंग द मेथड ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व द एलसीआर सर्किट टू गेट इट्स रेजोनेंट कंडीशन। ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। ठीक है, मतलब ये मतलब हायर लेवल का प्रॉब्लम कह सकते हो, अच्छा प्रॉब्लम है। तो इसका और मतलब मैंने कुछ लोगों को देखा था कि मतलब मुझे उनका सोल्यूशन ठीक नहीं लगा। मैं बोलता हूँ एक्चुअली कैसे करना है। ठीक है, तो पहले आप तो इक्वेशन लिख लीजिए, एल डी आई डी टी प्लस आई आर इज इक्वल टू सॉरी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई नॉट। अब प्रॉब्लम ये है, आप यहाँ पर कॉस ओमेगा टी लिखेंगे या फिर साइन ओमेगा टी लिखेंगे। ठीक है, ये एक दिक्कत वाली बात है। तो आप अगर कॉस ओमेगा टी लिखेंगे तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म से करना है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसका अलग होता है और साइन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अलग होता है। तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप ई टू दी पावर आई ओमेगा टी लिख के चलिए। ठीक है, फिर उसको आप रियल में कन्वर्ट कर सकते हो, इमेजिनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप पहले से ही कॉस ओमेगा टी या फिर साइन ओमेगा टी लेके चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा कि इसका कॉस ओमेगा टी का पूरी लैप्लास ट्रांसफॉर्म अलग होता है, पूरी साइन ओमेगा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अलग होता है। ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप ई टू दी पावर आई ओमेगा टी लेके चलिए, ये बेस्ट होगा। तो एल डी टू आई डी टी टू प्लस आई सॉरी आर। रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, जब आई मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसलिए हम पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले आई में कन्वर्ट कर लेते हैं। डी क्यू डी टी इज इक्वल टू आई ओमेगा ई नॉट ई टू द पावर आई ओमेगा टी। ओके, अब बारी आता है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, पूरा चीज़ का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूजुअली क्या होता है, आपका कुछ फंक्शन टी गिवन होता है, आप ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी करते हो और ज़ीरो टू इनफाइनाइट लिमिट लेते हो, तो ये आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ टी हमारा क्या है, एक्चुअली आई ऑफ टी यहाँ पर हम एफ टी है। ठीक है, तो ये जो सेकेंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है ये कैसे आता है, मैं एक बार दिखा देता हूँ बैकग्राउंड में, बाद में मैं इसको इरेज कर दूंगा। मान लीजिए कि आपका जीरो टू इन्फिनिटी है, एफ डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है डी टी है, ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी है। ठीक है, तो ये जब आप बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करोगे ना, तो मान लीजिए आपने फर्स्ट ई टू दी पावर माइनस एस टी को फर्स्ट फंक्शन माना, और एफ डैश टी का इंटीग्रेशन करोगे तो एफ टी हो जाएगा, दैट इज जीरो टू इन्फिनिटी आप लिमिट लोगे, माइनस माई डी डी टी ऑफ, मतलब बाई पार्ट्स कर रहे हैं हम ना, तो डी डी टी ऑफ ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो पहले वाला आप टर्म देखो। ठीक है, ई टू दी पावर माइनस एस टी जो इनफाइनाइट में जीरो हो जाएगा, और एफ टी टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या होता है, जीरो होता है। मतलब करंट जब कुछ नहीं करंट था, तो इसलिए यहाँ पर मतलब सर्किट पे जब आप टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जाओगे तो कुछ करंट नहीं था, तो आई इज इक्वल टू जीरो होगा। इस केस के लिए जीरो होगा, नॉर्मली जीरो नहीं होता, नॉर्मली अब जीरो में एफ जीरो आपको वैल्यू मिलता है। ठीक है, विद अ नेगेटिव साइन, बिकॉज
ये ज़ीरो जब आप पुट करोगे विद नेगेटिव साइन आएगा। अब यहाँ पर क्या है, डी डी टी जब करोगे एक एस निकल जाएगा ए टू दी पावर माइनस एस टी से, तो यहाँ पर एक एस एक्स्ट्रा आ जाएगा। और जो रिमेनिंग इंटीग्रल रहेगा ना, कुछ इंटीग्रल रहेगा, वो आप देखोगे कि जस्ट ये वाला टर्म है, जस्ट ये वाला टर्म आपका इंटीग्रेशन के अंदर है। मतलब आप इसको अगर मतलब एफ एस बोल दो, लेप्लास ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ एफ टी, तो ये सिंपली आपका जो इंटीग्रेशन है ना, ये एफ एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इन जनरल मतलब डी आई डी टी मतलब एफ डैश टी के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए करोगे तो इस तरफ से आपको करना मतलब प्रोसीड करना होता है। तो ये फॉर्मूला आप एग्जाम में डिराइव कर सकते हो अगर आप भूल जाते हो तो, लेकिन आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। और सेकेंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी ऐसे भी मतलब ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी इरेज कर देता हूँ, मतलब आप ये एक बार चेक करना, ये डिराइव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो ये मैं अभी इरेज कर देता हूँ, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। सॉरी, ओके। तो तो एल, अब डी टू आई डी टी टू के लिए क्या होता है, एस स्क्वायर। यहाँ पर आप मान लीजिए मतलब आई टिल्डे लिख रहा हूँ, आई टिल्डे सिंपली जस्ट द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी आई ऑफ टी डी टी, राइट। तो सिंपली मतलब आई टिल्डे को मैं मतलब फूरियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉरी मैं बार बार फूरियर बोल रहा हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इससे डिनोट कर रहा हूँ। तो एस स्क्वायर आई टिल्डे माइनस एस इंटू आई जीरो, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू जीरो में करंट का वैल्यू किया था, माइनस आई डैश जीरो फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू किया था। ये हो जाता है आपका डी टू आई डी टी टू के लिए फॉर्मूला, प्लस आर डी आई डी टी का मैंने आपको अभी फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया था, दैट इज आई टिल्डे एस इंटू आई टिल्डे, मतलब ये वाला जो है आई टिल्डे, ये है आई टिल्डे आपका, ठीक है। आई टिल्डे माइनस आई इंटू जीरो, ओके, प्लस आई का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगोगे तो सिंपली आई टिल्डे हो जाएगा, सी इज इक्वल टू, अब इसका पूरी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली डिवाइडेड बाई एस माइनस आई ओमेगा हो जाएगा, राइट। ओके, तो आपने ऑलमोस्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो कर लिया। अब आई जीरो इज इक्वल टू जीरो है, आई डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो है, तो आपके बाउंड्री टर्म लेके सोचना नहीं है बिल्कुल। तो अब अगर आई टिल्डे अब निकालने की कोशिश करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आई टिल्डे इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल इंटू एस प्लस वन बाई एल सी इज इक्वल टू आई ओमेगा ई नॉट डिवाइडेड बाई एल इंटू एस माइनस आई ओमेगा। ये है, ये आई और ये आई अलग मत करना, ये आई मतलब आयोटा है, ओके सॉरी। तो मैंने यहाँ पर कुछ मतलब ये कैपिटल आई से लिखना ही अच्छा होगा, नहीं तो आप दिक्कत में पड़ सकते हो। ये कैपिटल आई, करंट इज कैपिटल आई, ये आई जो है ना ये आयोटा है एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने और तो कहीं कैपिटल सब कैपिटल में ही लिखा है, ठीक है। तो इतना दूर आपने कर लिया, अब आई टिल्डे को लिख देते हैं, आई टिल्डे इज इक्वल टू आई ओमेगा ई नॉट डिवाइडेड बाई एल इंटू एस माइनस आई ओमेगा डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल इंटू एस प्लस वन बाई एल सी, ओके। तो अब आपको क्या करना है बेसिकली देखिए, अब आपको आपको आई टिल्डे मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद जो करंट होगा वो मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको रियल स्पेस में भी तो आना है, ये तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म वर्जन है। तो रियल स्पेस में कैसे आएंगे, मतलब आपको एक इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ अच्छा फॉर्मूल मतलब वो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता, वो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा पे डिपेंडेंट है, रेसिड्यू फाइंड करने का तरीका मैं आपको एक मतलब ट्रिक बता देता हूँ। तो मान लीजिए आपका कुछ एफ टिल्डा मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो कुछ ऐसा है, एस माइनस अल्फा इंटू एस माइनस बीटा, यहाँ पर कुछ है। तो इसका जब आप मतलब इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे, जब ए स्पेस से आप टी स्पेस में आओगे तो ये क्या होगा, लिमिट ऑफ एस टेंड्स टू अल्फा एफ ऑफ एफ टिल्डे ऑफ एस, इसको आप रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा जिसने करा है इसको आप रेसिड्यू बोलते हैं, ई टू द पावर ऑफ अल्फा टी प्लस द सेकेंड टर्म इज लिमिट, सॉरी यहाँ पर एक एस माइनस अल्फा आएगा, लिमिट एस टेंड्स टू बीटा एस माइनस बीटा इंटू एफ
टिल्डे एस इंटू ई टू द पावर बीटा टी। तो ये जो टर्म है ना, ये हम बोलते हैं कि मतलब ये जो अल्फा बीटा है इसको हम बोलते हैं कि पोल्स है। ठीक है, आपने अगर कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा पढ़ा तो अल्फा बीटा आर द पोल्स एंड दिस थिंग्स दिस एस माइनस अल्फा इंटू एफ टिल्डे एस इंटू लिमिट एस टेंड टू, ये कहते हैं रेसिड्यू एट पोल्स। ठीक है, तो ऐसे आपको इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली करना होता है। ठीक है, तो मुझे पता नहीं ये आप लोगों के सिलेबस में है भी या नहीं, बट मुझे तो यही पता है। ठीक है, तो ये कहते हैं रेसिड्यू एट पोल्स। तो इस तरफ से आपको करना होता है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अब मैं सिंपली हमारा आई टिल्डे जो था उसको लिख लेता हूँ, आई ओमेगा ई नॉट ई सॉरी एल इंटू एस माइनस आई ओमेगा इंटू एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल एस प्लस वन बाई एल सी। तो यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पोल है, दैट इज एस इजिकल टू आई ओमेगा। ये आपका पोल है, ये एक एस इजिकल टू आई ओमेगा इस पोल है। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट जो पोल है उसके ऊपर अगर आप रेसिड्यू फाइंड करके आई टी फाइंड करना चाहिए तो लिमिट एस टेंड्स टू आई ओमेगा एस माइनस आई ओमेगा इंटू एफ टिल्डे एस इंटू ई टू दी पावर आई ओमेगा टी, ये आपका करंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना। अब एस की जगह आई ओमेगा कर देना, बट ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस आई ओमेगा एस माइनस आई ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एस से स्क्वायर मतलब आई ओमेगा स्क्वायर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओके, प्लस वन बाई एल सी प्लस आर बाई एल इंटू आई ओमेगा। ठीक है, तो ये आपका इंटू ई टू दी पावर आई ओमेगा टी तो है ही। तो ये आपका आई टी आ गया, लेकिन ये तो कॉम्प्लेक्स कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में है। अब हमें रेजोनेंस कैलकुलेट करना है तो आपको मतलब रियल स्पेस में तो जाना पड़ेगा, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऊपर मतलब एक फेस आई मतलब आई को आप ई टू दी पावर आई पाई बाई टू लिख सकते हो, देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कुछ रियल पार्ट है कुछ इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आई टी इज इक्वल टू आई ओमेगा नॉट ई नॉट ई टू दी पावर आई ओमेगा टी, ओके, एल इंटू, अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी को आप कैसे लिख सकते हो, आर ई टू दी पावर आई थीटा फॉर्मेट पे लिख सकते हो ना, कि ये जो मॉड्यूलस है और ये इसका मतलब क्या कहते हैं उसको आर्गूमेंट है। ठीक है, तो हम भी वही करते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर ई टू दी पावर आई थीटा फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज ओमेगा स्क्वायर माइनस वन बाई एल सी आर होल स्क्वायर प्लस आर ओमेगा बाई एल होल स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर, यहाँ पर एक रूट अंडर भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर टू दी पावर हाफ ई टू दी पावर आई कुछ थीटा मान लीजिए, थीटा क्या होगा टेन थीटा इज इक्वल टू सिंपली यहाँ पर जो आर बाई एल मतलब आर ओमेगा आर बाई एल डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस वन बाई एल सी, ये आपका टेन थीटा है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने ये पर कॉम्प्लेक्स नंबर किया है तो ये आपको पता है। ठीक है, तो सारे जो थीटा डिपेंडेंट टर्म है ना, मतलब जो आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है ई टू दी पावर आई ओमेगा टी, इसको एक साइड ले लेते हैं क्योंकि ये जो पार्ट है ये पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको लेकर आपको सोचना नहीं है, आपको बस रियल पार्ट लेके सोचना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस ओमेगा को ना नीचे लाते हैं, दैट इज एल बाई ओमेगा कर देते हैं इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस वन बाई एल सी एल होल स्क्वायर प्लस आर ओमेगा बाई एल होल स्क्वायर, दिस इज टू दी पावर हाफ। ओके, तो मैं अब इसको लेके नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है, ये कोई काम का चीज़ नहीं है। दैट इज ई नॉट डिवाइडेड बाई इस एल बाई ओमेगा को ना अब इसके अंदर ले जाइए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फाइनली जब आप इसके अंदर लेके जाओगे ना तो दैट इज इजिकल टू योर ओमेगा बाई एल माइनस वन बाई ओमेगा सी एल होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो रियल पार्ट है ना आईटी का वो आपको मिल चुका है। ठीक है,
तो अब आप कह सकते हो कि रेजोनेंस कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर जब आपका मतलब मिनिमा होगा तब आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो डिनोमिनेटर मिनिमा होने का बस एक ही तरीका बचता है कि इस क्वांटिटी को जीरो कर दो, क्योंकि स्क्वायर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकता है, और आर तो आपने दिया हुआ है। एक ही चीज है जो एक्सटर्नली आपका सर्किट को कंट्रोल कर रहा है, वो है ओमेगा। तो ये जो ओमेगा डिपेंडेंट टर्म है ना, इसको आप जीरो कर दो तो यही आपका रेजोनेंस देगा। ठीक है, तो ये इसका मुझे लगा कि मतलब एक परफेक्ट सोल्यूशन है कि इतना दूर आपको जाना है। बहुत लोग मुझे मतलब दिखा ऐसा कि इतना दूर कर रहे हैं, फिर यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि जो मतलब रेजिस्ट कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है रेजिस्टेंस के केस में, तो दोनों को इक्वल करके आप ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर वन बाई एल सी कर रहे हैं। तो ये शायद मुझे पता नहीं इसमें कितना मार्क्स मिलेगा, बट दिस इज द रियल प्रोसीड्यूर। ठीक है, कि आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन जो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है आई टिल्डे का, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद वो निकालना है। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है जो कि आपको रियल मतलब पोल के ऊपर रेसिड्यू फाइंड करके करना होता है। फिर आपको ये इतना दूर दिखाना है, तो ये मुझे सही लगा। ठीक है, तो अच्छा प्रॉब्लम था। ठीक है, अब नेक्स्ट, यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी एस्टिमेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम एटम। ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स थ्योरी है। ठीक है, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहो तो मैं इसका सॉल्यूशन मतलब मुझे पता है क्योंकि मैंने एमएससी में ये किया हुआ है, तो मैं थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ कि कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो न्यू स्लाइड। ठीक है, तो हीलियम एटम जो होता है ना, यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए R1, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वेव फंक्शन पे है, तो एक फिक्स्ड बोर रेडियस नहीं है, तो इसका रेडियस वेरी कर सकता है। ये या मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन, आपको क्वांटम मैकेनिक्स पता होगा। तो यहाँ पर आप R1 मान लीजिए और R2 मान लीजिए। और हाइड्रोजन का जो ग्राउंड ग्राउंड स्टेट होता है क्या होता है, 1/√अंडर पाई ए क्यू टू दी पावर माइनस आर बाई ए। यहाँ पर मैं बोर रेडियस की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट बोर रेडियस। ठीक है, तो इन जनरल किसी भी मतलब वन एस ऑर्बिटल का मतलब फर्स्ट स्टेट का अगर जेड उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पर होता है जेड क्यूब बाई पाई ए क्यू ई टू दी पावर माइनस जेड आर बाई ए। ठीक है, तो अब ये एक R1 डिस्टेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, R2 डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब दोनों का मतलब अब इलेक्ट्रॉन वन टेंसर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू जो कहते हैं, मतलब दोनों का कंबाइंड वेव फंक्शन जो होगा, तो सिंपली होगा जेड क्यू, मतलब आप वन एस से वन एस मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, बट आपको डिस्टेंस जब पुट करोगे तो एक के लिए R1 और एक के लिए R2 पुट करना होता है, R1 प्लस R2 है। तो ये आपका है वेव फंक्शन। ठीक है, और इंटरेक्शन टर्म क्या है, परटर्बेशन यूज कर रहे हो, मतलब ये जो इंटरेक्शन है इन दोनों के बीच आप इंटरेक्शन कंसीडर करते हो, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, मतलब जो हैमिल्टोनियन है परटर्बेशन हैमिल्टोनियन, वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ओके, अब ये R12 ये डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका एक सिंप्लीफाइड तरीका है कि R1 को आप फिक्स्ड मान लो। तो ये टेक्निक मतलब मेरे आईआईटी बॉम्बे में जो प्रोफेसर थे, केजी सुरेश नाम का एक प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें ये मतलब करके दिखाया था। मैंने बुक्स में भी ढूंढा था लेकिन ये मतलब मुझे नहीं मिला वो उसने उन्होंने कहाँ से किया था, तो उन्होंने ये टेक्निक हमें सिखाया था कि मान लो कि ये R1 है और ये R2 कुछ थीटा डिस्टेंस में है। ठीक है, तो अब R12 को ऐसे लिख सकते हो, दैट इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा, राइट। ओके, तो अब आपको सॉरी ये मैं दूसरे पेज में आ गया, यहाँ पर चलते हैं। तो इतना दूर हुआ, तो अब आपको क्या करना है, अब सिंपली आपको शाई एच प्राइम शाई ये निकालना है, राइट। तो जेड टू दी पावर 6/पाई² ए टू दी पावर 6, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको लेके मत सोचो। इंटीग्रेशन कैसे करना है वो देखते हैं। ई टू दी पावर माइनस जेड R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई ए इंटीग्रल ऑफ, अब R1 आपने जेड एक्सिस पे फिक्स्ड मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर था वो R1 यहाँ पर है और R2 यहाँ पर है। ठीक है,
तो जब R1 के है ना, उसके लिए आपने मतलब डिस्टेंस तो वेरी करेगा, लेकिन वो जेड एक्सिस के बराबर वेरी करेगा। आप यहाँ पर डायग्राम देखोगे तो ये मैंने जेड एक्सिस पे ही R1 रखा है, R1 का थीटा वेरिएशन मैंने नहीं लिया है, ठीक है। R2 R1 के रिस्पेक्ट में थीटा डायरेक्शन में, ऐसा मैंने डायग्राम पकड़ा है, ठीक है। तो जो R1 का इंटीग्रल होगा ना, वो R1² d R1 d phi 1 होगा, बट उसका थीटा मैं वेरी नहीं कर रहा हूँ, ओके। और जो R2 का इंटीग्रल हो ना, उसका मैं थीटा वेरी कर रहा हूँ रिस्पेक्ट टू R1, साइन थीटा डी R2 डी थीटा 2, मतलब डी थीटा 2 यहाँ पर डी थीटा है क्योंकि R1 टू R2 हमने थीटा पकड़ा था, डी फाई 2, ये आपका दो कंपोनेंट है, और डिवाइडेड बाई आपका R12 है, दैट इज R1² प्लस R2² माइनस 2 R1 R2 कॉस थीटा। तो बेसिकली आपको एक कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्व करने का टेक्निक मैं थोड़ा दूर दिखा देता हूँ, बट उसके बाद मतलब ये एक अलग सा पूरा मतलब 1 घंटे का वीडियो लग जाएगा, ठीक है। तो पहले आप तो R1 को अलग कर दीजिए, और हाँ d phi 1 d phi 2 सिंपली 2 पाई हो जाएगा, तो इन दोनों को भूल जाइए, इन दोनों का इंटीग्रेशन आपका 2 पाई ही देगा, ठीक है। तो इन दोनों को भी भूल जाइए, इन दोनों का काम नहीं है अभी, वो कॉन्स्टेंट्स में ऐड हो जाएंगे। e⁻z R2/a sin थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई R1² प्लस R2² माइनस 2 R1 R2 cos थीटा, ओके। अब आप एक काम करिए, अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है ये शायद आप लोगों को पता ही होगा, आपने मतलब क्या सॉल्व किया है ऐसा इंटीग्रल। सो यहाँ पर क्या था, R1² प्लस R2² माइनस 2 R1 R2 cos थीटा था। तो इस पूरे टर्म को आप पी स्क्वायर पकड़ लीजिए, ठीक है, पी स्क्वायर पकड़ लीजिए। तो यहाँ पर आपका R1 R2 साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू पी डी पी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, यहाँ पर कुछ, और थीटा का लिमिट है ऑफकोर्स 0 to π, तो 0 to π जब आप लिमिट पुट करोगे, यहाँ पर R1 प्लस R2 होगा, माइनस मॉड R1 - R2। ये मॉड क्यों आया, मैं समझाता हूँ कि मॉड क्यों आया। आपको ये पता नहीं है कि R1 बड़ा है या R2 छोटा बड़ा है, ठीक है। R2 बड़ा हो सकता है, R1 भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। अगर R2 ग्रेटर देन R1 होगा तो क्या होगा, तो ये मतलब ये जो ये है, ये जो मतलब कैलकुलेशन है, यहाँ पर मतलब R1 प्लस R2 तो फिक्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नेगेटिव है, यहाँ पर R2 बड़ा है, तो मॉड के अंदर जो है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो R2 जब बड़ा है तो R2 माइनस R1 होगा, दैट इज इक्वल टू योर 2 R1। और अगर R1 बड़ा है ना, अगर R1 बड़ा है तो ये जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, R1 प्लस R2 माइनस R1 - R2 होगा, क्योंकि R1 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2R2, ठीक है। अब ये कुछ सिंप्लीफाइड हुआ, अब कैसे फर्दर प्रोसीड करना है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कहाँ गया वो इंटीग्रल, कहाँ गया, हाँ ये था वो इंटीग्रल, ठीक है। तो अब e⁻z R1/a R1² dR1 e⁻z R2 डिवाइडेड बाई a, ओके। अब आप दोनों केस को अलग से लेके चलिए। एक केस आप ऐसा लीजिए, कहाँ गया वो, हाँ, जब R2 ग्रेटर देन R1 है तो इसका वैल्यू है आपका 2R1, ठीक है। R2 ग्रेटर देन R1 है, तब इस क्वांटिटी का वैल्यू है 2R1। अब आपको लिमिट पुट करना है, लिमिट आप कैसे पुट करेंगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर R2 ग्रेटर देन R1 है, ठीक है। तो R2 जो होगा ना, और एक केस भी पहले लिख लेते हैं, e⁻−z R1/a R1² dR1 e⁻−z R2/a 2R2। और यहाँ पर ये केस है R2 लेस देन R1 है। R2 अगर लेस देन R1 है तो R2 कभी R1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो R2 जीरो से स्टार्ट करके R1 तक जाएगा, ठीक है। और R1 जो होगा वो 0 to ∞ जाएगा, ठीक है। समझ गए, ये एक चीज़ है। और जब R2 बड़ा है
तो R1 क्या होगा, R1 जीरो टू R2 जाएगा, मतलब R1 इस केस में छोटा है, मतलब ये जो है ना, ये R1 लेस देन R2 केस है, तो R1 जीरो टू R2 जाएगा। आप पहले R1 का इंटीग्रेशन कर लेना, उसके बाद R2 जीरो टू इनफाइनाइट जाएगा। तो अब ये जो लिमिट्स आपने पुट कर लिया और ये इंटीग्रेशन भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, मतलब ये इंटीग्रेशन सब कर सकते हो। तो ये फाइनली ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी जेड, मतलब जेड अगर आपका एटॉमिक नंबर होता है ना, तो इसका रिजल्ट जो होता है ना, 5/8 जेड होता है, ठीक है। तो हीलियम के लिए आप मान लीजिए, तो जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, मतलब ओरिजिनल एनर्जी जो होता है वो जेड स्क्वायर इंटू 13.6 होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 जेड स्क्वायर इंटू 13.6। तो जेड की जगह आप 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर 4 इंटू, मतलब यहाँ पर एक माइनस साइन भी होता है, -18.6, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है। तो आप इसको फटाफट एक बार मैं कैलकुलेटर में देख लेता हूँ। 108.8, ओके, 108.8 -108.8, मतलब ये ओरिजिनल है विदाउट परटर्बेशन। अब ये परटर्बेशन आपने पुट कर दिया तो ये कैसे चेंज होगा, इसका वैल्यू क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2 है, 5/8 हुआ। जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू 2 है, इनटू जो एनर्जी का वैल्यू है, मतलब यहाँ पर एक एनर्जी भी आएगा, ई नॉट आ जाएगा, मतलब ये जो कांस्टेंट सम इग्नोर कर रहे थे ना, वो कांस्टेंट सम मिल के आपका ई नॉट दे देगा, जो 13.6 है, ठीक है। और ये पॉजिटिव है क्योंकि इंटरेक्शन जो है ना, इंटरेक्शन का साइन स्क्वायर/4πε0 तो पॉजिटिव था, तो ये क्वांटिटी ना पॉजिटिव है, ये टोटल एनर्जी को मतलब बढ़ा देगा। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। 34, ये क्वांटिटी है 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो वाटरवेशन के बाद, करेक्शन के बाद जो आपका आएगा, दैट इज 108.8 -34, मतलब उसका जो एनर्जी होगा वो 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ये आपका एटॉमिक मॉलिक्यूलर का, मतलब आप जब एटॉमिक मॉलिक्यूलर कोर्स लेते हो ना एमएससी में, तो ये हीलियम एटम आपका डबल इलेक्ट्रॉन एटम्स पढ़ाते हैं, तो हीलियम एटम का ये केस है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना अच्छा होता है, हमने मतलब मेरे प्रोफेसर ने मुझे सिखाया था। तो ये एक अच्छा टेक्निक है सॉल्व करने का, बट कॉम्प्लिकेटेड है, ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो ठीक है, और एक नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि ये वाला प्रॉब्लम है। एक एसी ब्रिज गिवन है, यहाँ पर आपको Z1 Z2 Z3 Z4 यहाँ पर वैल्यूज गिवन है। तो Z1 इज 450 ओम रजिस्टर गिवन है, Z2 में आपका 300 रेजिस्टेंस प्लस ए सीरीज विथ 0.256 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, Z4 is unknown, and Z3 is 200 resistors plus a series in with 15.9 microhenry conductor. So oscillator frequency will be 1 kilohertz. So what is the unknown components of the fourth term Z4? तो यहाँ पर Z A B के अंदर है Z1, ये Z1 है, B C के अंदर है आपका Z2, सी डी आपका अननोन है, और ए डी के अंदर आपका है Z4, राइट, Z3, सॉरी, सी डी इज अननोन, दैट इज Z4, ओके। सो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंसिंग कंडीशन होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन, दैट इज Z1/Z3 इज इक्वल टू Z2/Z4, ये आपको पता होगा। तो आपको Z4 निकालना है, दैट इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3 डिवाइडेड बाई Z1। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो Z2 है, जो कैपेसिटर वाला पार्ट है, ठीक है, तो उसके मतलब एक बार मैं रेजिस्टेंस देख लेता हूँ, भूल गया। रेजिस्टेंस है 300 इन 0.256 या 200 इंटू 15.9, ओके। तो यहाँ पर 300, सॉरी, ओके, सो यहाँ पर 300 प्लस 1/कैपेसिटेटिव रिजेक्टेंस का क्या वैल्यू होता है, -J/ओमेगा सी, और आपको ये, आप ये भी कह सकते हो 1/J/ओमेगा सी, ऐसा होता है, राइट, ओके। सो यहाँ पर 1/J/ओमेगा सी, अब ओमेगा की जगह आप क्या पुट करोगे, 2 पाई इंटू 1000, 1 किलो हर्ज है तो 1000 पुट करोगे,
और सी हो गया आपका 0.256 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि मैं एक माइक्रोफेराड गिवन है, तो ये पॉइंट 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर लेना, दैट इज़ 300 माइनस जे इंटू मेरा कितना, देख लेता हूँ एक बार कैलकुलेटर में फटाफट। ये 621.7 अप्रोक्स ऐसा कुछ आ रहा है। कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो आप थोड़ा देख लेना, मतलब एक कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करने में कुछ गलती हो तो आप देख लेना, आप उसको चेक कर लेना कि ये ऐसा ही आ रहा है क्या। और जो इंडक्टर वाला पार्ट है वो है 200 प्लस जे इंटू ओमेगा की जगह आप फिर से 2000 पाई पुट कर दो, और एल की जगह 15.9 इंटू मिली हेनरी है तो 10⁻³ पुट कर दो। तो ये जो आपका आया ना, ये कितना आ रहा है, 99 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट 100। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 मान के चल रहे हैं, तो अब 99.9 भी मान सकते हो, कोई भी बात नहीं है। तो अब जो Z4 होगा वो Z2 Z3 बाई Z1, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 300 माइनस 621.7 जे इंटू 200 प्लस 100 जे, राइट, इंटू 450। तो पहले इसका रियल पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि रियल पार्ट आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा, मतलब प्योर रेजिस्टेंस। सो इसका जो होगा 300 से 200 जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका एक रियल पार्ट देगा, प्लस ये जो जे से जे मल्टीप्लाई होगा वो जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, वो आपका एक रियल पार्ट देगा। तो 621.7 इंटू 100, दैट इज 62170, ये और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 450 है, तो ये आपका प्योर रेजिस्टेंस हो गया। और जो इंडक्टिव, मतलब इंडक्टिव और कैपेसिटिव मिक्स पार्ट है, ये आपका क्या वैल्यू दे रहा है देखते हैं। तो इस टर्म से 6 to 1.7 से 200 का एक मल्टीप्लाई होगा विथ अ नेगेटिव साइन। अच्छा, नेगेटिव साइन है यहाँ पर, तो पहले हम नेगेटिव साइन मान लेते हैं 200। और जो 300 से 100 है वो भी आपका 300 इंटू 200 है। अच्छा, ये नेगेटिव के साथ आ जाएगा क्योंकि ये मैं ब्रैकेट में एक नेगेटिव ले रहा हूँ ऑलरेडी, डिवाइडेड बाई 450 हो गया। ठीक है, तो जो आपका प्योर रेजिस्टेंस है, मतलब Z4 हम कैलकुलेट करें तो Z4 का जो प्योर रेजिस्टिव पार्ट है उसका वैल्यू आपका आ रहा है 271.5 अप्रोक्स आ रहा है। और देखिए यहाँ पर जे जो है ना, ये क्वांटिटी जो है ब्रैकेट के अंदर वो पॉजिटिव है, मतलब जे विथ अ नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब जो आपका कैपेसिटेटिव और इंडक्टिव जो पार्ट है मिलकर वो आपका नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। मतलब जो ओवरऑल कंपोनेंट है ना वो कैपेसिटेटिव कंपोनेंट है, क्योंकि कैपेसिटेटिव कंपोनेंट ही मतलब नेगेटिव साइन के साथ आता है। तो जो एक्स सी होगा वो आपका होगा 200 इंटू 621.7 माइनस 100 इंटू 30, सॉरी 300, दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट आपका आ जाएगा 209.64। जे नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है इसलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, अगर पॉजिटिव साइन क्या आता तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस होता। ठीक है, अच्छा सॉरी 29.64, या हाँ, ओ सॉरी, ये पर 450 होगा यहाँ पर, तो ये आप कैलकुलेट करना, ये 209.64 होगा। और आप इसका कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 1/ω/c इज इक्वल टू एक्स सी। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 1/ω/एक्स सी आपका ये वैल्यू है, और ओमेगा आपका 2000 पाई है, तो ये आप देख लेना, ये कुछ 0.76 माइक्रोफैराड ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो ये शायद मेरे हिसाब से कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस था, ये मेनली प्रॉब्लम्स थे आपके, जो कि मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स अच्छे भी है बहुत। तो ठीक है, यहीं पर एचपीएससी का सोल्यूशन ख़त्म होता है। आपको अगर कुछ चाहिए, मतलब कुछ और डिमांड है और कुछ आप सोल्यूशन चाहते हो तो वो भी मैं करा दूंगा। और अगर ये जो प्रॉब्लम है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के लेकर ग्राउंड स्टेट ऑफ इवन, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। आप फुल सोल्यूशन चाहते हो तो वो भी मैं सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो या दैट्स इट फॉर, एंड एचपीएससी पीजीटी का सोल्यूशन यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।